जायसवाल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत की एकता के लिए उनका संघर्ष था अभूतपूर्व। दिल्ली के आनंद विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया रक्तदान। कहा, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत चिंताजनक। डॉक्टरों और दवाओं की भारी कमी। 1700 करोड़ रुपए में खर्च नहीं हुआ एक भी पैसा। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। दिल्ली और महाराष्ट्र में प्रवासी नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर सियासत गरमा गई है, तो वहीं महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला भी अब सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो वहीं विपक्ष के सख्त विरोध, मराठी अस्मिता की लहर और जनता के दबाव में फडणवीस सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नीति को पहले संशोधित किया गया और अब 2 सरकारी आदेश रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भाषा का नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति और चुनाव की तैयारियों का भी है। हरियाणा के विकास में लगे हैं, जो गुजरात के विकास में लगे हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और सरकार मूर्ख दिक्सर बन के बैठी हुई है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह भारत देश जागेगा और प्रवासियों को एक ना एक दिन अपने हाथ में सारा संकल्प उठाना होगा और भारत देश के हर राज्य में जहां भी बाहुल्य है वहां राज्य सरकार बनाना। अभी हमको अधिकारी मिले नहीं है, लेकिन जैसे ही अभी हम जाएंगे उनके पास मिलने के लिए और हम ज्ञापन देंगे। देखिए, इस तरीके से गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे। हम अपने प्रवासियों को मरते हुए देखना नहीं चाहेंगे। हमें आप कुचलने की कोशिश मत करिए। हिंदी भाषा बोलने पर आप हमें धमकाएंगे, आप हमें मारेंगे, आप हमारे को प्रताड़ना करेंगे, ये हम कदापि होने नहीं देना चाहेंगे। और हमारे जिस तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी जी ने जो कहा है, हम सभी भारतीय प्रवासी जनता पार्टी ये आंदोलन और उग्र करेंगे। अगर हमें हमारे प्रवासियों को महाराष्ट्र के अंदर प्रताड़ना आपने दिया तो याद रखिए कि आज हम संदेश देकर के आपको जा रहे हैं और आगे हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम महाराष्ट्र सदन को घेरेंगे, यही बैठेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। सर, हमने सिर्फ 9 सूत्री मांगे रखी है और भारतीय प्रवासी जनता पार्टी भारत देश के लिए है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि भारत देश का हर व्यक्ति कहीं न कहीं का वासी है, कहीं न कहीं प्रवासी है। संविधान के अनुसार वासी, प्रवासी और अप्रवासी की एकता, यही भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का विचार है। जो विदेश में अप्रवासी हैं, जो देश में प्रवासी हैं, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका समान अधिकार कौन लौटाएगा? जानना चाहता हूं, जब वो बन रहा था तब अधिकारी कहां थे? क्यों नहीं उन अधिकारियों की रिकवरी की जाती है? क्यों नहीं उस व्यक्ति से वसूला जाता है और गरीबों पर अत्याचार किया जाता है? टोपी वाला हिंदी नहीं बोलता है क्या? टोपी वाला भी हिंदी बोलता है और बिना टोपी वाला भी हिंदी बोलता है। जो हिंदी बोलता है वो हिंदुस्तान का प्यारा है और हिंदुस्तान में हर भाषा का सम्मान होता है, हर जाति का सम्मान होता है। फिर मारपीट क्यों, फिर अत्याचार क्यों? ये बर्दाश्त भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत चिंताजनक है। पिछले 27 वर्षों में प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.42 अस्पताल बेड उपलब्ध हैं। 38 सरकारी अस्पतालों में से 6 एमआरआई मशीनें, 12 सिटी स्कैन, जबकि डॉक्टर और दवाओं की भारी कमी है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि केंद्र ने 2021 से 2025 तक दिल्ली को 1700 करोड़ रुपए दिए, लेकिन अब तक एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सौंपी है। नड्डा ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटे और आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज के इस बहुत ही प्रसन्नता के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय नेता, देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री और अभी आदरणीय हमारे मंत्री जी ने कहा मेरे पर्सनल गार्जियन, वे केवल आपके नहीं, हम सबके गार्जियन, जिनके साथ वर्षों से काम करने का, काम सीखने का मौका हम सबको मिला।
एक हंसती मुस्कुराती सौम्यता की पर्सनैलिटी और उनके मुस्कुराने भर से कार्यकर्ताओं के अंदर, लोगों के अंदर, अधिकारियों के अंदर जो ऊर्जा भर जाती है, ऐसे हम सब के आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कल्चर पुरानी सरकारों का था, केवल गाना बजाना, बातें करना, परंतु स्वास्थ्य की दिशा लगातार बद से बदतर हो गई थी। और ऐसे में दिल्ली की जनता ने ये महसूस किया, हर मन ने ये बोला कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी, और देश की राजधानी की ये हालत थी पिछली 27 साल की सरकारों के शासनकाल में कि 1000 व्यक्तियों पे मात्र 0.42 हॉस्पिटल बेड, यानी एक बेड भी दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के लिए मुहैया नहीं करा सकी। वो अस्पताल जो दिल्ली सरकार के थे, उनमें 38 अस्पतालों में मात्र 6 MRI, मात्र 12 CT स्कैन्स और दवाइयों की कमी, मशीनरी की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, डॉक्टर की कमी, नर्सेज, पैरामेडिकल, हर चीज की शॉर्टेज। पेशेंट आता, गेट से ही लौट जाता, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं। और उस हेल्थ के मॉडल की वो बात करते थे कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल दे दिया। एक नाम कहीं से खोज लाए, मोहल्ला क्लिनिक, और उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। वो पोटा कैबिन जो सड़क किनारे नालों पे बनाए गए, बड़ी सी अपनी फोटो लगाई गई, बड़ी सी, ताकि आते जाते हजारों लोग उनकी तस्वीर देख सके। अंदर ना दवाई, ना मेडिकल स्टाफ, और मेडिकल स्टाफ डॉक्टर के नाम पे एक व्यक्ति जिसकी डिग्री का भी नहीं मालूम, और उसे ठेका दिया गया कि भाई पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे, आप अटेंड कीजिए। और जिसका ध्यान पेशेंट के इलाज पे नहीं था, गिनती में था। आज कितने हो गए? और दिल्ली भर में जहां भी खुले, बड़े बड़े बिल दवाइयों के, मरीजों के, कैलकुलेशन ऐसी कि 200 मरीज अटेंड कर लिए। अरे भाई, एक मरीज पे अगर 5 मिनट भी लगाए तो इतने तो आपके वर्किंग आवर नहीं थे जितने का आपने डेली का पर्चा भेज दिया। हर जगह भ्रष्टाचार के चलते दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज में भ्रष्टाचार, आपकी हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने में भ्रष्टाचार। 22 हॉस्पिटल बिल्डिंग सालों से शुरू हुई, आज तक पूरी नहीं हुई, और उनका काम बंद पड़े हुए 4-4, 5-5 साल से वो काम बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली को छोड़ के जाने वाली पिछली सरकार, और उसके बाद आई जनता की चुनी हुई, जनता के मन से बंधी हुई आज की वर्तमान सरकार। मुझे आज भी ध्यान है, जिस दिन 20 फरवरी को सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, माननीय नड्डा जी का फोन आया, आज की आज ही हमें आयुष्मान योजना लागू करनी है। सेम डे, सेम डे। तुरंत आपके आदेश पे उस 20 तारीख को, 20 फरवरी को, जिस दिन हमने शपथ ली, हमने पहली कैबिनेट बुलाई, और उस पहली कैबिनेट का पहला निर्णय हमने आयुष्मान योजना को पास करने का किया। ये थी
आज की अपनी सरकार। वर्षों से लटका हुआ, अटका हुआ, भटका हुआ आयुष्मान योजना का निर्णय जो दिल्ली की जनता के हित के लिए था, वो जो लागू नहीं हो पा रहा था, उससे लागू किया गया। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी ने बताया कि आज तक लगभग 4 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है। 2 लाख लोग दिल्ली के 70+ आयु के वय वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और लगभग 2258 लोगों का अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होके इलाज हो चुका है। 108 हॉस्पिटल आयुष्मान के लिए पैनलाइज हुए और लगातार उसके बाद से एक एक काम जो दिल्ली की जनता के हित के लिए होना चाहिए था, उसको हमने करना शुरू किया। वो जो पैसा दिल्ली आरोग्य मंदिर के लिए केंद्र सरकार ने 4.5 साल पहले दिल्ली की सरकार को दिया था, 1750 करोड़ रुपए, अपने अहम में और न जाने किस वहम में पिछली सरकार ने वो पैसे इस्तेमाल नहीं किए, आरोग्य मंदिर नहीं बनाया। जबकि आरोग्य मंदिर और मोहल्ला क्लिनिक का कोई कंपैरिजन नहीं है। आरोग्य मंदिर यदि यहां है तो मोहल्ला क्लिनिक यहां है। एक एक सुविधा जो आरोग्य मंदिर के अंदर दी गई, आपकी टेस्टिंग्स वहां पर है, वैक्सीनेशन वहां पर है, इंजेक्शन, दवाइयां, सब कुछ है वहां पे। पूरी तरीके से ट्रेंड डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ वहां है। फैमिली प्लानिंग के लिए मदद वहां पर है, बुजुर्गों की केयर वहां पर है। एक एक काम जो एक आप आरोग्य मंदिर में जाते हैं तो प्राइमरी हेल्थ के लिए बेस्ट सॉल्यूशन इन 1100 आरोग्य मंदिर जिनका बनना तय हुआ, उनके अंदर दी जानी थी। पिछली सरकार ने नहीं किया, परंतु हमारी नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी ने कहा कि भाई ये 1750 करोड़ रुपए, रेखा जी बिल्कुल 1 रुपया भी जनता के हित का वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपके पास मात्र 8 महीने हैं, इस 8 महीने में 1150 आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनने चाहिए। जुट जाइए, लग जाइए और आपकी सरकार इस काम को पूरा करके दिखाए। मैं खुशी से बताना चाहती हूं आदरणीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को कि सर, अभी तक लगभग 100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में तैयार हो चुके हैं, जिनमें से हमने 34 का उद्घाटन कर दिया और अगले बाकी के जो 70 हैं उसका उद्घाटन हम इसी माह में करने वाले हैं। और इसके बाद हर महीने 100 आरोग्य मंदिर हम जनता को सौंपते जाएंगे, ताकि 31 मार्च से पहले पहले ये 1100 आरोग्य मंदिर का जो टारगेट है उसको हम पूरा कर पाएं और जनता को समर्पित कर पाएं। इसमें हमारी मदद हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमने सभी सांसदों को बताया। हमारे रामवीर सिंह विदुड़ी जी यहां बैठे हैं, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे परवीन खंडेलवाल जी यहां पर हैं। एक एक लोकसभा में 150 आरोग्य मंदिर बनने हैं। एक एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर बनने हैं। सब लोग तुरंत लग के उन्होंने जगह चिन्हित करी और अपनी अपनी लिस्टें जमा कराई और लगातार उन आरोग्य मंदिरों के काम का पूरा सुपरविजन कर रहे हैं। एक बड़ी खुशी की बात है, टीम वर्क के साथ सब लोग मिलकर के एक ध्येय, एक पथ और एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से जन औषधि केंद्र पूरे देश में खोले, पिछली सरकारों ने दिल्ली में उसे खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि दिल्ली के प्रत्येक अस्पताल में अब हमने जन औषधि केंद्र खुलवा दिए हैं, जो अब पूरी तरीके से चालू हैं। जनता को किसी भी प्रकार की
बाहर से कोई भी दवाई लेने की जरूरत ना पड़े, सारी चीजें आपकी हॉस्पिटल के अंदर उपस्थित रहेगी। इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के लिए, दवाइयों की खरीद के लिए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट, हर पेशेंट की यूनिक आईडी और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट हर एक का, जिसमें पूरा रिकॉर्ड एक पेशेंट का हो, वो सारी की सारी डिजिटल तैयारी दिल्ली सरकार के द्वारा अब कर ली गई है। मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं में उसके पीछे क्या राज होता है और उसके पीछे क्या सोच होती है और उसके पीछे क्या मनसा होती है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए आज मैं इसको बहुत ही मोमेंटस ओकेजन मानता हूं, एक बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी मानता हूं कि आज के दिन लगभग 1200 से ज्यादा हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, जिनकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, उनको पूरी होने के बाद दिया जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया शुरू हुई है और यह प्रक्रिया इन्होंने नहीं की है, यह प्रक्रिया आपने की है। आप कहेंगे कैसे? 20 तारीख फरवरी को आपने नया जनादेश दिया। आपकी ताकत, आपकी उस उंगली की ताकत जिसने उस बटन को दबाया और आज वो अपॉइंटमेंट का बटन दब गया, इस बात को समझना चाहिए। पहले की सरकारों ने सभी क्षेत्रों में उदासीनता दिखाई, हेल्थ तो इग्नोर्ड ही रहा। और जब मैं इग्नोर्ड बोलता हूं तो दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा हेल्थ का पेशेंट लोड होता है, वहां की उदासीनता ने कितनी तकलीफ दी होगी, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि पॉलिटिक्स में कुछ फैसले ले लेना, ये अपना है, ये पराया है, इस पर नहीं तय करना चाहिए। कौन आपके हक की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। कौन आपके हितों की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज स्पेशलाइज्ड मैन पावर की तरफ दिल्ली सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और उसको आगे बढ़ाने में काम चल रहा है। मैं रेखा जी को, हमारी मुख्यमंत्री महोदया को और हमारे पंकज सिंह जी को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मुझे यह भी आपके साथ साझा करना है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमारी दिक्कत क्या थी कि हम तो पानी लेकर के तैयार थे कि हम आपको दिल्ली की प्यास बुझाएं, लेकिन आपने मतलब आपके निर्णय ने लोटा ही उल्टा रखा हुआ था, तो मैं क्या करता। बीस तारीख को आपने लोटा सीधा किया
तो आयुष्मान भारत आपको मिल गया। ₹40 लाख दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 से 2017 के सितंबर महीने से गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तैयार बैठे थे। कब से? 2017 के सितंबर से। लेकिन आपने लोटा उल्टा रखा था। बोल बोल के थक गया मैं। अरे भाई ले लो 5 लाख रुपए, गरीब लोग, वंचित लोग, पीड़ित लोग। और कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी के बड़े चैंपियन बने हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, इनको 5 लाख रुपए का मोदी जी हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तत्पर बैठे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।